हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ब्लड वॉल्यूम। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड रिजर्वॉयर्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज में मिलकर मौजूद खून की कुल मात्रा यानी टोटल अमाउंट ब्लड वॉल्यूम कहलाती है। एक नॉर्मल जवान और स्वस्थ एडल्ट मेल में जिसका वजन लगभग 70 किलो हो, ब्लड वॉल्यूम लगभग 5 लीटर होता है। ये टोटल बॉडी वेट का लगभग 7% होता है। इसका रेंज बॉडी वेट के 6% से 8% के बीच होता है। बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से देखें तो ब्लड वॉल्यूम 2.8 से 3.1 लीटर पर स्क्वायर मीटर होता है। वेरिएशंस इन ब्लड वॉल्यूम। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। एज, उम्र। एब्सोल्यूट ब्लड वॉल्यूम पैदाइश के वक्त कम होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ लगातार बढ़ता रहता है। हालांकि जन्म के समय बॉडी वेट के मुकाबले ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है और बॉडी सरफेस एरिया के मुकाबले कम होता है। जन्म के वक्त और जन्म के 24 घंटे बाद तक ब्लड वॉल्यूम लगभग 80 ml पर केजी बॉडी वेट होता है। 6 महीने के अंत तक ये बढ़कर लगभग 86 ml पर केजी हो जाता है। 1 साल के अंत तक ये फिर से लगभग 80 ml पर केजी हो जाता है। ये लेवल 6 साल की उम्र तक बरकरार रहता है। 10 साल पर यह लगभग 75 ml पर केजी होता है। 15 साल की उम्र में ब्लड वॉल्यूम लगभग 70 ml पर केजी बॉडी वेट होता है, जो कि लगभग एडल्ट वॉल्यूम के बराबर है। सेक्स, लिंग। मेल्स में ब्लड वॉल्यूम फीमेल्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उनमें एरिथ्रोपोएटिक एक्टिविटी, बॉडी वेट और बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है। फीमेल्स में ये थोड़ा कम होता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के जरिए ब्लड लॉस होता है, फैट ज्यादा होता है और बॉडी सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। ब्लड वॉल्यूम बॉडी के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉडी वेट। ब्लड वॉल्यूम बॉडी वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठंडे माहौल, कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और गर्म माहौल, वार्म एनवायरनमेंट में रहने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज में फीटल मास बढ़ने और सोडियम रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम 20% से 30% तक बढ़ जाता है। हालांकि बाद की स्टेजेस में ये कम हो जाता है। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देती है क्योंकि ये एरिथ्रोपोइटिन के रिलीज और ज्यादा आरबीसीज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। पोस्चर। देर तक खड़े रहने, इरेक्ट पोस्चर से ब्लड वॉल्यूम लगभग 15% कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि नीचे के हिस्सों में ब्लड जमा होने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ये प्रेशर ब्लड वेसल्स से फ्लूइड को टिश्यू स्पेसेस में धक्का देता है, इसलिए ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई। हाई ऑल्टीट्यूड पर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसका कारण हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी है, जो एरिथ्रोपोइटिन के सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है। ये ज्यादा आरबीसीज बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इमोशन। एक्साइटमेंट ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देती है। ये सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन की वजह से होता है, जो स्प्लीन के कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने का कारण बनती है और स्टोर किया गया ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। ब्लड वॉल्यूम में होने वाली अबनॉर्मल बढ़ोतरी को हाइपरवोलीमिया कहते हैं और अबनॉर्मल कमी को हाइपोवोलीमिया कहा जाता है। इसकी डिटेल्स अप्लाइड फिजियोलॉजी में देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को 2 तरीकों से मेजर किया जाता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल सिर्फ जानवरों पर किया जाता है क्योंकि इसमें उनकी जान लेनी पड़ती है। जानवर को डीकैपिटेशन यानी सर अलग करके मारा जाता है और सारा खून जमा किया जाता है। फिर ब्लड वेसल्स और टिश्यूज को पानी या सलाइन की एक निश्चित मात्रा यानी नोन क्वांटिटी से अच्छे से धोया जाता है। इस धोए हुए फ्लूइड को पहले से जमा किए गए खून में मिला दिया जाता है। कुल वॉल्यूम यानी टोटल वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। इसमें से टिश्यूज धोने के लिए इस्तेमाल हुए पानी या सेलाइन के वॉल्यूम को घटा यानी डिडक्ट कर दिया जाता है, ताकि जानवर के खून का असली वॉल्यूम पता चल सके। ये मेथड सबसे पहले 1854 में वेल्कर ने इस्तेमाल किया था। बाद में बीशॉफ ने यही मेथड डीकैपिटेटेड क्रिमिनल्स पर अपनाया ताकि इंसानों में ब्लड वॉल्यूम का पता लगाया जा सके। इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का फायदा यह है कि इसे इंसानों में ब्लड वॉल्यूम मेजर करने के लिए बिना किसी तकलीफ या मुश्किल के इस्तेमाल किया जा सकता है। टोटल ब्लड वॉल्यूम का मेजरमेंट 2 स्टेप्स में होता है। पहला, प्लाज्मा वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन। दूसरा, ब्लड सेल वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम 2 तरीकों से निकाला जाता है। पहला, इंडिकेटर और डाई डाइल्यूशन टेक्निक। इस टेक्निक के प्रिंसिपल्स चैप्टर 6 में समझाए गए हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो डाई इस्तेमाल होती है वो एवंस ब्लू या T1824 है। प्रोसीजर।
सब्जेक्ट से 10 ml ब्लड लिया जाता है। इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्से में डाई की एक नोन क्वांटिटी मिलाई जाती है जो कंट्रोल सैंपल का काम करता है। दूसरा हिस्सा हीमोक्रिट वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर डाई का एक निश्चित वॉल्यूम इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है। 10 मिनट बाद ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है। उसके बाद 10-10 मिनट के इंटरवल पर 4 और सैंपल्स लिए जाते हैं। इन सारे 5 सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा अलग किया जाता है। हर सैंपल में डाई की कॉन्सेंट्रेशन को कलरीमेट्रिक मेथड से नापा जाता है और एवरेज कॉन्सेंट्रेशन निकाली जाती है। सब्जेक्ट का यूरिन जमा करके उसमें निकली हुई डाई की मात्रा भी मेजर की जाती है। कैलकुलेशन। प्लाज्मा वॉल्यूम इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। वॉल्यूम इक्वल्स अमाउंट ऑफ डाई इंजेक्टेड माइनस अमाउंट एक्सक्रीटेड अपॉन एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाई इन प्लाज्मा। दूसरा, रेडियो आइसोटोप मेथड। रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 या I-132 इंजेक्ट किया जाता है। कुछ देर बाद ब्लड का सैंपल लिया जाता है और एक काउंटर के जरिए रेडियो एक्टिविटी नापा जाता है, जिससे प्लाज्मा वॉल्यूम पता चलता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड सेल वॉल्यूम। ब्लड सेल वॉल्यूम भी 2 तरीकों से निकाला जाता है। पहला, बाय हीमोक्रिट वैल्यू। ये आमतौर पर ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके और पैक्ड सेल वॉल्यूम मेजर करके किया जाता है। अगर पीसीवी को 100 में से घटा दिया जाए तो प्लाज्मा का परसेंटेज पता चल जाता है। इससे और प्लाज्मा वॉल्यूम की मदद से टोटल ब्लड वॉल्यूम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। ब्लड वॉल्यूम इक्वल्स 100 इंटू अमाउंट ऑफ प्लाज्मा अपॉन 100 माइनस पीसीवी। दूसरा, बाय रेडियो आइसोटोप मेथड। रेडियो एक्टिव क्रोमियम Cr51 को हेपरिनाइज्ड ब्लड में मिलाकर 2 घंटे तक 37 डिग्री सेल्सियस पर रखा, यानी इंक्यूबेट किया जाता है। इस दौरान सारे रेड सेल्स Cr51 से टैग हो जाते हैं। फिर इसे इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है। मिक्सिंग के लिए काफी वक्त देने के बाद ब्लड का सैंपल लिया जाता है और रेडियो एक्टिविटी मेजर करके हीमोक्रिट वैल्यू निकाली जाती है। इसके लिए रेडियो एक्टिव आयरन Fe59 या रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 का भी इस्तेमाल होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने में कई मैकेनिज्म्स शामिल हैं, जिनमें रीनल और हार्मोनल मैकेनिज्म सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करने में हाइपोथैलेमस एक वाइटल रोल निभाता है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हाइपोथैलेमस शरीर से फ्लूइड निकलने का कारण बनता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो हाइपोथैलेमस पानी को रोकने यानी रिटेंशन के लिए इंड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से किडनीज, स्वेट ग्लैंड्स और प्यास पैदा करके ईसीएफ वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। हार्मोन्स भी ईसीएफ वॉल्यूम रेगुलेट करके ब्लड वॉल्यूम बनाए रखते हैं। इनमें शामिल हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। अप्लाइड फिजियोलॉजी। हाइपरवोलीमिया। ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने को हाइपरवोलीमिया कहते हैं। ये नीचे दी गई पैथोलॉजिकल कंडीशंस में होता है। पहला, हाइपरथायरॉयडिज्म। थायरॉक्सिन आरबीसी काउंट और प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा देता है। दूसरा, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। सोडियम और पानी की एक्सेस रिटेंशन से ईसीएफ और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तीसरा, सिरोसिस ऑफ द लिवर। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से खून ज्यादा हो जाता है। चौथा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। सोडियम रिटेंशन की वजह से पानी रुकता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाइपोवोलीमिया। ब्लड वॉल्यूम के घटने को हाइपोवोलीमिया कहते हैं। ये इन कंडीशंस में होता है। पहला, हेमरेज, ब्लड लॉस। चोट या एक्सीडेंट से अक्यूट हेमरेज या अल्सर्स और पाइल्स से क्रॉनिक हेमरेज। दूसरा, फ्लूइड लॉस, बर्न्स, वॉमिटिंग, डायरिया, बहुत ज्यादा पसीना या पॉलीयूरिया से। तीसरा, हिमोलिसिस, आरबीसीज का बहुत ज्यादा टूटना, स्नेक वेनम, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन एटसेट्रा। चौथा, अनीमिया। आरबीसी काउंट कम होने से वॉल्यूम कम हो जाता है। कभी कभी वॉल्यूम सेम रहता है पर ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। पांचवा, हाइपोथायराइडिज्म। प्लाज्मा वॉल्यूम और आरबीसी काउंट घटने से वॉल्यूम कम हो जाता है। I'm success. I don't flex, I'm success. Effortless, yeah.